आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जीएस पेपर 2 के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वोटर टर्नआउट प्लान, शानदार प्लान, टीआईपी टर्नआउट इंप्लीमेंटेशन प्लान, जो कि इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया है। कमाल। इस बार इलेक्शन कमीशन चाहता है कि 70%, 100 में से 70 लोग वोट दें। बात करेंगे इसकी। अब हर भारतीय देगा वोट, और वोट आपकी ताकत है। हमारा शानदार आंसर राइटिंग का कोड जो कि सिर्फ और सिर्फ 490 रुपए का है। जीएस पेपर 2 की बात कर रहे हैं। आज जीएस पेपर 2 पॉलिटी की ही आंसर राइटिंग होनी है, तो आपके आंसर चेक होते हैं लगातार फटाक से। ये आज रात 12 बजे तक की बस सेल है, तो हमने इस बैच को ओपन किया है आपके लिए, तो फटाक से आ जाओ, मजा आ जाएगी। ओके, तो वोटर टर्नआउट प्लान क्या है? देखो भाई, आपको सिंपल बताता हूँ। इससे पहले SVEP, ठीक है, सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्लान 2010 में ये लेके आए थे। तो इसमें 2009 में 58%, 2009 में 58% लोगों ने वोटर मतलब दिया। इतना वोटर टर्नआउट था। कम है मुझे पता है, बट अभी देखिए 2014 में ये 63.4% पे था। 63.4 ही था ना यार, सॉरी 66.4% पे था। ठीक है, 2019 में 67.6% पे था, और अभी 2024 में 70% तक वोटर टर्नआउट ले जाने की बात हो रही है। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं? इलेक्शन कमीशन का ये प्लान है। तो इलेक्शन कमीशन इसमें क्या क्या करेगा? सबसे पहले तो यहां पे जो पहला प्लान होगा, पहला स्टेप होगा, वो होगा वोटर रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले भाई रजिस्ट्रेशन करवाओगे ना? क्यों? ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैसे वोटर्स को रजिस्टर करना है, कैसे वोट करना है। ठीक है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं वोट करने में, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं रजिस्टर करने में। बेसिकली वोटर को आसान बनाया जाएगा लोगों तक पहुंच के। फिर उसके बाद अवेयरनेस कि भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसको आप वोट दें, कैसे समझें आप वोट कर सकते हैं, और किस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें। इसके बाद फैसिलिटेशन, इसमें तरह तरह के आपके जो ICT, ये इंटरनेट का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, कि कैसे आप आसानी से पहुंच सकते हैं। इसमें आपको बेसिकली बहुत तरीके की जानकारी दी जाएगी, और पोलिंग स्टेशन लोकेशन, वोटर हेल्पलाइन, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीज़, और अल्टीमेटली फीडबैक, लास्ट यहाँ पे फीडबैक। तो 4 चीज़ों पे ये प्रिंसिपल है, इन्हीं पे ही काम करेगा। फीडबैक ये आपसे ही लेंगे ताकि हम आगे इंप्रूव कर सके। सिविल सोसाइटी से लेंगे, हर किसी से लेंगे, समझ रहे हो? तो सबसे पहली बात तो ये है कि 250 कंस्टिट्यूएंसीज को टारगेट करेंगे। 10 बड़े राज्य, उन राज्यों पे जहां पे वोटर टर्नआउट कम है स्पेशली, और उन कंस्टिट्यूएंसीज पे जहां पे वोटर टर्नआउट कम है। 545 सीट पे इलेक्शन होने हैं, तो जहां पे कम होगा वहीं पे ही यहां पे टारगेट किया जाएगा, समझ रहे हो? तो इसमें सबसे पहले तो डायरेक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स, DEO, ये पार्टिसिपेट करेंगे। सीधा ये देखेंगे इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को कि भाई इस बार 2019 का जो नेशनल एवरेज था 67.6%, उससे कम ना हो वोटर टर्नआउट। फिर उसके बाद स्पेसिफिक कम्युनिकेशन होगा। यहां पे आप सबको बता दूं कि यहां पे जैसे हम लोग डरते भी हैं, जाते नहीं है, नेशनल हॉलिडे वोटिंग हो रही है, यहां पे बताया जाएगा कि क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको बता दूं कि कॉम्प्रिहेंसिव प्रोफाइलिंग होगी। उन बूथ को पकड़ो जहां पे बहुत कम वोटर्स आए और क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। इससे पहले आपको बता दूं कि SVEP ये प्रोग्राम 2009 में शुरू हुआ था, और आपको बता दूं 58% से सीधा 64% पे हमने जंप किया था। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम था। ठीक है, वोटर हेल्पलाइन ऐप भी इसमें निकाली थी 2019 में। ये निकाली गई थी कि क्या कि वोटिंग में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ सके या आती है तो फिर वोटर हेल्पलाइन ऐप से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो कौन कौन से चैलेंजेस है ये देख लेते हैं। एक तो वोटर एपैथी, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है भाई। देखो सिंपल सी बात है कि ज्यादातर जो लोग हैं दे आर नॉट इंटरेस्टेड, स्पेशली एलीट क्लास। मैं अपने दोस्तों से बात करता हूं, कहता है कौन वोट दे। मैं कहता हूं भाई ऐसा मत कहो। 10 लोग हैं वोटिंग देने के लिए, एक आदमी खड़ा है वो गुंडा है। 6 लोग अच्छे हैं, 7 लोग अच्छे हैं, 7 लोगों ने बोला भाई मैं वोट नहीं दूंगा, मैं उस गुंडे को वोट नहीं दूंगा, और 3 लोग बुरे हैं उस गुंडे के साथ, उन्होंने उस गुंडे को वोट दिया। जीतेगा कौन? गुंडा। अगला 5 साल वो आपके ऊपर रूल करेगा। आप इसका इंप्लीकेशन समझ रहे हो? आज आपको पता नहीं है वोटिंग की ताकत कितनी बड़ी होती है। आज भारत में जितनी भी प्रॉब्लम है ना, वो वोटिंग, पूरी वोटिंग ना होने की वजह से है। तो वोट से आप अपने लोगों को जिता सकते हो।
अपने लोगों को खड़ा करो। और वोटिंग हमेशा एक पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी में होती है, समझो इस बात को। वोट सिर्फ पार्टी को देख के नहीं, आदमी को देख के दो, आदमी कितना काबिल है, वो निर्दलीय क्यों ना हो, समझ रहे हो। तो ये बहुत ज्यादा, तो एक तो वोटर एपैथी है। सबसे पहला चैलेंज तो यही है कि भारत में क्या होता है ना कि इलेक्टोरल प्रोसेस में यार दूर रहो। और कुछ लोग जैसे बहुत जो पढ़े लिखे नहीं होते, वो कहते हैं भाई हमको क्या करना, हमेशा वोट देते हैं, कुछ बदलाव नहीं होता। बदलाव होगा, कैसे होगा? अगला चैलेंजेस लॉजिस्टिकल। देखिए ज्योग्राफी बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। कई बार पोलिंग स्टेशन दूर होता है। आपने वो न्यूटन मूवी देखी, उस मूवी को देखिएगा। वो जंगल में राजकुमार राव उसमें और पंकज त्रिपाठी हैं, तो जंगल में वोटिंग करवाने जाते हैं और वो अड़ जाता है कि जब तक हर इंसान वोट नहीं देगा मैं नहीं आऊंगा। जंगल है तो क्या ये वोट नहीं करेंगे यहां पे? तो ऐसा हिसाब किताब है। तो कई बार वो लोकेशन इतनी दूर होती है, तो अब यहां पे ये भी कोशिश की जा रही है कि पास, एकदम पास में वोटिंग बूथ को लगाया जाए। ओके, उसके बाद थर्ड, अवेयरनेस एंड लिटरेसी। ये बहुत बड़ी दिक्कत है दोस्तों। आपको बता दो, जैसे गांव की अगर बात करते हैं ना, तो बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि वोटिंग कितनी जरूरी, उनके राइट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। बहुत लोगों को पता ही नहीं कि वोट से ही, तुम्हारे एक वोट से तुम दुनिया बदल सकते हो बेटा, समझ रहे हो। संगठन में शक्ति है। तो सबसे पहले तो मैनिफेस्टो देखो। मैनिफेस्टो उस इंसान की गीता है, बाइबल है, कुरान है, जो खड़ा है इलेक्शन में। अगर पार्टी ने मैनिफेस्टो जारी किया है और बोर्ड ये वादा पूरा करेंगे, तो अगले चुनाव में पूछो कितने वादे पूरे किए, वरना तुमको हटा देंगे, तुम बचोगे नहीं। तुम्हारे क्षेत्र में कौन काबिल है आपको पता ही होगा। कुछ नहीं करना है, उस इंसान के बारे में पता लगाना बहुत आसान है भाई, सबका डेटा अवेलेबल है। देखो कितना कोई काबिल है, कितना पढ़ा लिखा है, उस हिसाब से वोट करो, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके कंस्टिट्यूएंसी से आखिर कौन खड़ा हो रहा है, सबको पता रहता है किसको आप वोट देने जा रहे हो। तो ये एक तो लैक ऑफ अवेयरनेस और लिटरेसी। और हाई लिटरेसी रेट में यहाँ पे वोटर्स जो हैं वो कैंडिडेट्स कोई बहुत ज्यादा जहां पढ़ा लिखा होता है, अरे छोड़ो यार डेली तो हम वोट देते हैं, क्या ही बदलता है भाई। ऐसा नहीं, मैंने क्या बताया, वोट नहीं दोगे तो एक ऐसा इंसान आ सकता है जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, और वो आपके ऊपर रूल करेगा, यानी कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसीलिए हमेशा वोट दो जाके। 100% टर्नआउट होना चाहिए, 70% नहीं है। उसके बाद फिर इलेक्शन डेट। कई बार ऐसा होता है कि जो इलेक्शन डेट होती है ना, फेस्टिवल में होती है या कुछ एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होती है, हार्वेस्ट सीजन होता है, तो इसकी वजह से भी लोग जो हैं वो वोट देने नहीं आते। सिक्योरिटी कंसर्न्स। अब जैसे न्यूटन मूवी में यही दिखाया है। न्यूटन मूवी में होता क्या है कि वो सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से नहीं जाता वोट देने मतलब लोग नहीं जाते क्योंकि वो नक्सलाइट एरिया होता है। तो कई बार ऐसे भी जगह होती है कि वोट देने जाओगे तो बेटा बम छोड़ा देंगे, कई बार ऐसा होता है। तो इसीलिए भाई वोटिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। टीएन सेशन एक ऐसे इंसान जिनका नाम सुनते ही पॉलिटिकल पार्टीज और नेताओं के पसीने छूट जाते थे। उन्होंने वोटिंग प्रोसेस को रिफॉर्म किया, इलेक्टोरल रिफॉर्म वो लेके आए। वरना तो बिहार में जो वोटिंग होती थी 1980s में, वो वोटिंग नहीं लगती थी, वहां पे युद्ध होता था। इधर से गोलियां चल रही हैं, उधर से बैलेट पेपर उठ रहे हैं, ऐसा है हिसाब किताब है। माइग्रेशन की भी प्रॉब्लम है। देखो माइग्रेशन क्या होता है ना कि इसमें दिक्कत क्या है कि आपका वोटिंग एरिया एक जगह रजिस्टर्ड है। जैसे मैं सिद्धांत अग्निहोत्री हूं, मेरा लखनऊ में वोटिंग एरिया है। अब मैं मान लो बैंगलोर चला गया, अब मैं खाली वोट देने तो इतनी दूर आऊंगा नहीं, तो इसमें प्रॉक्सी वोटिंग या ऑनलाइन वोटिंग का भी कुछ प्रावधान होना चाहिए, कि ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। उसके बाद फिर पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट। कई बार क्या होता है कि इश्यूज से बिल्कुल हटे होते हैं। जैसे लोकल इश्यूज क्या हैं, हो सकता है वो शायद पॉलिटिशियंस ना समझ पाए, क्योंकि लोकसभा में आमतौर पे जो लोकसभा की वोटिंग होती है अलग तरीके की होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। फिर वोटर आइडेंटिफिकेशन, एलिजिबल वोटर कौन है, फ्रॉड को हटाना है। कई बार ईवीएम की बात होती है, तो ये भी एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो इसको भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। एडवांटेजेस क्या है भाई? सबसे बड़ी बात तो सिंपल सी बात है, जितने ज्यादा वोट आएंगे उतनी ज्यादा सरकार की लेजिटिमेसी होगी, ठीक है ना। जब लोग आते हैं और वोट देते हैं तो सरकार को भी अच्छा लगता है कि भाई इतने वोट आए हमारे पास और इतने वोटर टर्नआउट था, हर किसी ने वोट दिया, बहुत बड़ी बात है। अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज होगी। ज्यादा वोट, ज्यादा लोगों ने आपको चुना तो आप ज्यादा लोग सवाल पूछेंगे। मैंने चुना नहीं तो मेरे सवाल पूछने का कोई हक नहीं है, लेकिन जितने ज्यादा लोग वोट देके चुनेंगे, क्योंकि वो अगली बार जब वोट देने आएंगे ना तो बोलेंगे भाई तुमको तो वोट दे ही दिया था हमने। तो अकाउंटेबिलिटी, यहां पे पब्लिक, फिर सरकार को काम करना पड़ता है, जो सरकार के नुमाइंदे चुन के आए हैं उनको काम करना पड़ता है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये होती है ना कि इलेक्शंस डिस्प्यूटेड कम होते हैं, ज्यादा लोग आ रहे हैं, फेयर और इंक्लूसिव इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। और जो पॉलिसीज है वो हर किसी के लिए काम
के लिए बनाई जाती है कि हर किसी को साथ में लेके चलना है, क्योंकि इतने लोगों ने हमको वोट दिया, मुस्लिम वोटर्स इतने थे, हिंदू वोटर्स इतने थे, यहाँ पे जो दलित वोटर्स इतने थे, तो सबको हमको साथ में लेके चलना है, ठीक है। सिविक इंगेजमेंट, लोगों का पार्टिसिपेशन रहता है, लोग पॉलिटिक्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं ज्यादा, यानी कि ज्यादा अगर वोट दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिक्स भी समझ रहे हैं, ये भी चीज है। और उसके बाद इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, ये बहुत ज्यादा बड़ी है, क्योंकि यहां पे जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है ना, ज्यादा लोग वोट देंगे तो ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा कैंडिडेट्स को, जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो डिबेट्स में ज्यादा आएंगी, अकाउंटेबिलिटी उनकी ज्यादा होगी, लोगों को बताएंगे कि हमने ये काम किए हैं, ताकि लोग जो है अगली बार भी वोट आपको ही दे। और एक्सट्रीमिज्म, कट्टरता को एकदम रिड्यूस कर देगा ये, क्योंकि वही लोग चुन के आएंगे जो सही हैं। मैंने क्या बताया, वोट ना देने के कारण बहुत लोग ऐसे चुन के आ जाते हैं जो सही नहीं होते हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज है। और उसके बाद रिप्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा डाइवर्स। तो सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, वोटर टर्नआउट बढ़े। एक तो वोटर को एजुकेट करो जितना ज्यादा हो सके, गांव गांव में जाओ, लोगों को बताओ, सभाएं लगाओ, वो क्या चौपाल जो नहीं होती वो लगाओ, जितना ज्यादा हो सके वोटर को। और उसके बाद फिर जो इलेक्टोरल रोल्स है उसका भी लगातार रिवीजन जो है वो होना चाहिए। कई बार नेम्स डुप्लीकेट होते हैं, कई बार आप किधर भैया वोटिंग देनी है पता ही नहीं है, कई बार आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता है, आपके पास आईडी कार्ड है, तो ये सब चीजों को हटाना चाहिए। मेन क्या है, वोट दे इंसान, और वोट देने के लिए भाई उसी सब वक्त रजिस्टर करवा लो, कुछ भी करो, लेकिन इंसान को लेके आओ। ये कई बार प्रॉब्लम होती है। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी और ईज ऑफ वोटिंग, ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि फिजिकल एक्सेसिबिलिटी, क्या मैंने क्या बताया, जैसे कुछ लोग दूर चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, वो वोटिंग देने नहीं आ पाते, कुछ लोगों के घर से पोलिंग स्टेशन बहुत ज्यादा दूर होता है, वो दिक्कत है। तो टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, प्रॉक्सी वोटिंग या ऑनलाइन वोटिंग, कुछ इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। रिमोट वोटिंग ऑप्शंस भी, ये जैसे दूर से अगर आप कोई माइग्रेंट है, ठीक है, वो वहां पे वोटिंग कर सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन एक है, अभी देखिए स्पेशल सेशन हो रहा है, बट अगर एक साथ एक ही देश के इलेक्शन हो जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि फिर लोगों को एक ही बार वोट देना है। बट मैं बहुत ज्यादा इसके पक्ष में नहीं हूं। उसके बाद फिर अकाउंटेबिलिटी तो है ही है, ठीक है, डेफिनेटली आपको अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करेगा, यूथ का एंगेजमेंट ज्यादा है और कम्युनिटी का मोबिलाइजेशन ज्यादा है। तो ये स्कीम है, ये स्ट्रैटेजी है इलेक्शन कमीशन की, किस तरीके से वोटर के टर्नआउट्स को बढ़ाया जाए, है ना, और क्या क्या इससे फायदा हो सकता है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करो भैया, इलेक्शन में तो वोट जरूर देना, बहुत फायदा होगा। थैंक यू सो मच।